कैसे हो, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम फयाज, कैसे हो? ओके, मंजूरी का पहला क्लास है। हमेशा आप इधर रहोगे, टेंशन मत लो। हाय पराग, हाय शुभांगी। चलिए, मेट्राइसिस का हम लोग एक्सरसाइज 2.3 शुरू करना था, बराबर। आप सबको जुम्मा मुबारक हो भाई। तो एक्सरसाइज 2.3 हम लोग को शुरुआत करनी है, मेट्राइसिस, बराबर। तो 2.2 जो है वो हम लोग ने खत्म कर दी है, पूरी तरीके से समाप्त कर दी हम लोग ने। गुड आफ्टरनून अनुजा। अब यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं 2.3। कृपया करके अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स अपने पास खोल के रख लें। और ये एक्सरसाइज 2.3 की हम लोग करनी है शुरुआत। और ये है मेट्राइसिस। लेक्चर का टाइमिंग याद रखिए कि एक से दो तक रहता है, ठीक है। 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारा टाइमिंग रहता है लेक्चर की, तो उसको जरा ध्यान रखिएगा। गुड आफ्टरनून। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग मेट्राइसिस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड से फाइंड आउट करना है हम लोग को, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या दिया है? बस इक्वेशन है। गुड आफ्टरनून मोनाली, गुड आफ्टरनून हिना। इक्वेशंस आर x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन क्या बोलता है? मेथड ऑफ इन्वर्जन बोलता है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स, मतलब हम लोग को क्या करना है, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में हम लोग को इसको लिखना रहेगा। इन्वर्जन क्या बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिखेंगे, करेक्ट। तो a मैट्रिक्स मेरा क्या होगा? a मैट्रिक्स जो मेरा होगा ना, ये x और y के वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे ये? x और y के वेरिएबल। मतलब क्या है ये? x 1 2 फिर 2 3। ओके, एक्स मैट्रिसेस मेरा क्या होगा? क्योंकि जो वेरिएबल्स इधर होंगे वो हमें लिखना पड़ेगा। और बी जो हमारा रहेगा वो इक्वल टू के इस तरफ वाला, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि अगर ए इनवर्स अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए इनवर्स अगर हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? बराबर ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना, मतलब हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाय विघ्नेश। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करिए, बताइए कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 3 टू जा और 2 टू जा बराबर, तो -1 आ जाएगा। इट मींस क्योंकि इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एकदम सही रविंद्र, एकदम सही शिवांगी, एकदम सही अनुजा, और जय आपका भी एकदम सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी के ऊपर जरा फोकस करते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को मालूम है कि अगर मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स मैट्रिक्स, कोई बात नहीं विवेक, अभी बस शुरू किया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो जो लोग लेट है उनको एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ, बिकॉज अभी जस्ट शुरू किया है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है इन लोगों ने कि भाई इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड क्या बोलता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी बोलता है, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी मतलब मुझे एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स मैट्रिक्स क्या बोलते हैं कि एक्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ए इस तरफ चला जाएगा, तो ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, बराबर। सही बात है। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करने का? एक्स के लिए हम लोग को ए इनवर्स भी फाइंड आउट करने पड़ेगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम लोग को इसका मतलब अगर एक्स फाइंड आउट करें तो ए इनवर्स हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो ए इनवर्स मालूम होने के लिए हम लोग ने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वालेकुम अस्सलाम, कोई बात नहीं इदरीस, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया इनको मल्टीप्लाई करके, तो हम लोग का आंसर है -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब कि मेरे पास बी मैट्रिक्स तो पहले से ही है, लेकिन मेरे पास ए इनवर्स नहीं है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने कल कौन सा तरीका सीखा था? बताओ। कल 2 तरीके हम लोग ने सीखे थे, बताओ कमेंट करके फटाफट। जो लोग कल मौजूद थे उन लोग तो बिल्कुल। हाय कार्तिक। अच्छा, अनुजा कह रही कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अनुजा बोल रही कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं हम लोग ऐसा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, क्या हम लोग ए इनवर्स ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हम लोग ए इनवर्स ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं? अच्छा दीपाली आप नहीं थी, ओके। क्या हम लोग ए इनवर्स ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं? बिकॉज बेसिकली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए इनवर्स ही चाहिए हम लोग को। तो अगर जिसको एडजॉइंट वाला मेथड इजी लगता है वो एडजॉइंट वाला मेथड कर ले, जिसको एलिमेंट्री वाला मेथड इजी लगता है वो एलिमेंट्री वाला मेथड कर ले। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड करना है। कल दोनों मेथड मैंने आप लोग को बता दिए थे,
इसमें सबको ज्यादातर एडजॉइंट वाला मेथड इजी लग रहा था, बराबर। हाँ, एडजॉइंट वाला इजी है, मुझे लगा था आप ये बोलोगे, एडजॉइंट वाला मेथड इजी लगता है सबको, तो कृपया करके सब लोग एडजॉइंट वाला मेथड करें। तो एडजॉइंट वाले मेथड के लिए सबसे पहले तुम लोग को फैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो चलिए को फैक्टर निकाल के बताइए, A11 क्या आ रहा है? A11 क्या आएगा? A11 3 आ रहा है, ओके। A12, अच्छा एक बार एलिमेंट्री बता दूं, कोई बात नहीं, शिवानी बताता हूँ। A12 कितना आ रहा है? -2 आ रहा है, ओके। A21 क्या आ रहा है? A21 कितना है? A21 वही -2 है, ओके। A21 भी -2 है, ओके। A22, हाँ क्लास डेली होती बेटा अति। A22 1 होता है, ओके। A22, तो ये हम लोग को फैक्टर्स मिल गए, बराबर, बिल्कुल सही शुभांगी। तो को फैक्टर का हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो क्या हो गई है? 3 -2 -2 और 1। अब ये क्या हो गया, को फैक्टर का मैट्रिक्स बन गया। अब जब हम लोग को फैक्टर के मैट्रिक्स को ट्रांसपोर्स लेते हैं तो वो एडजॉइंट बन जाता है, हाँ या ना, बराबर। को फैक्टर के मैट्रिक्स को जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज मतलब क्या, कि जो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो चलिए इसका हम लोग लेते हैं ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स इसका ट्रांसपोज हम लोग ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या बनेगा? अनुजा बोल रही कि A21 2 आ रहा है, लेकिन -2 किसी ने मुझे बोला, देख लो एक बार। A21 -2 है कि 2 है? एक बार चेक करके बताओ मुझे फटाफट, बिकॉज ये कल मैंने आप लोग को पूरा सिखा दिया है। तो चलिए, ये क्या हो जाएगा, -2 है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाय समीक्षा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा जो है ये एडजॉइंट बन गया, ठीक है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, माइनस, हाय समीक्षा, एंड एडजॉइंट कितना है, 3 -2 एंड 1, बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स हमारे पास क्या बचेगा, कि -3 2 2 -1, बराबर, हाँ या ना, सही बात है। सबको समझा आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, चलिए फिर। अब लेकिन हम लोग क्या फाइंड आउट करना था, हम लोग को एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था। एक्स मैट्रिक्स के लिए हम लोग देखिए इधर क्या करने वाले हैं। हम लोग को मालूम है कि एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो ए इनवर्स ऑफ बी के इक्वल है। सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है हमारे पास, -3 2 2 -1, एंड बी हमारे पास क्या है, 2 और 3, 2 और 3। अच्छा, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने सीखा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा मैट्रिक्स का, तो हम लोग को मालूम है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 इंटू 2 -6, 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, -1 इंटू 3 -3। तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 और 1। लेकिन x का मैट्रिक्स क्या है, वेरिएबल्स के इक्वल होता है, बराबर। x का मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वो वेरिएबल, बराबर, 0 और 1 हमारे पास इधर आंसर आ जाएगा। बिकॉज मैंने क्या बोला था कि x मैट्रिक्स क्या है, वो x और y है, तो x y इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के हिसाब से क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा एंड y 1 हो जाएगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? और मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग एग्जाम में भी एडजॉइंट वाला मेथड ही करो, बिकॉज एलिमेंट्री में ना, एलिमेंट्री में क्या होता है, एलिमेंट्री में समय लग जाता है, बिकॉज वो R2 - 2 R1, फिर R1 - R2 R3 + R4, वो सब करने में टाइम लगता है सोचने में। इसमें कुछ हम लोग को सोचना नहीं है। अच्छा, वाई एक्स वाले में नहीं समझा, हाँ टाइम कंज्यूमिंग है, हाय रिया। देखो एक्स वाई मतलब क्या, ये एक्स मैट्रिक्स था ना बेटा, जो मेन फॉर्मूला था हमारा विवेक, एक्स इज इक्वल टू बी था, बराबर। तो ये एक्स मैट्रिक्स जो होता है ना, ये वेरिएबल से बना होता है,
नहीं हुदा, ऐसा कुछ नहीं है, एलिमेंट्री में ज्यादा मार्क्स मिलेगा, एडजॉइंट में ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स का जो होता है ना मैट्रिक्स बेटा, ये वेरिएबल से बना होता है। वेरिएबल कौन कौन से हमारे पास, एक्स और वाई ना, ये एक्स और वाई, तो एक्स 0 हो गया, वाई 1 हो गया, बस। नहीं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो सिलेबस है, देखो आप लोग बहुत खुशनसीब हो, आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एलिमेंट्री से करना है या तो आपको एडजॉइंट से करना है। ठीक है, और आपको एलिमेंट्री कुछ अलग से डाला हुआ भी नहीं है, डायरेक्ट ले लिया है इन लोगों ने। हमारे टाइम पे कैसा था कि एग्जाम में आता था सॉल्व बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या सॉल्व बाय एडजॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको बेसिकली निकालना क्या है, इन्वर्जन मेथड। और इन्वर्जन मेथड तो आप कर ही रहे हो ना, आप ए इनवर्स कैसे भी निकालो, उससे बोर्ड्स वालों को कोई लेना देना नहीं है। बस आपका ए इनवर्स निकलना चाहिए, अब चाहे वो एलिमेंट्री से करो चाहे वो एडजॉइंट से करो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एलिमेंट्री टाइम कंज्यूमिंग होता है, मेरे हिसाब से आप लोग एडजॉइंट करोगे फायदे में रहोगे, मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको हो सकता है कुछ लोग को एलिमेंट्री इजी लगे। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दूसरा क्वेश्चन। आज शिवानी में कह रहा था कि आप एडजॉइंट मेथड से करो, एलिमेंट्री से मत करो, एलिमेंट्री बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन से रो किससे किससे क्या करना है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट वाले में और भी अच्छे से समझेगा, कोई टेंशन वाली बात। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो इन्वर्जन मेथड से करना है। इन्वर्जन मेथड क्या बोलती है कि भैया ए एक्स इज इक्वल टू बी लेना है। ठीक है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स ऑफ बी, बिकॉज ए इक्वल टू के उस तरफ चला गया। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट करना सबसे पहली बात कि ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम होना चाहिए। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, बराबर ना, कल हम लोगों ने किया था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है बेटा, -3 आ रहा है सबको। ओके, -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बराबर। यहां तक सबको समझा? हाय सलोनी, कोई तो एक्सप्लेन मोर का बटन दबा रहा है, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा कृपया करके पूछे। ठीक है, बिकॉज कल कल ही मैंने पूरा समझा दिया था। तो -3 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए इनवर्स। लेकिन ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या, एडजॉइंट के लिए हम लोग को फैक्टर्स चाहिए, तो पहले को फैक्टर्स निकालते हैं। रिकॉर्डेड नहीं देखा शिवानी आपने, चलिए को फैक्टर्स निकालिए। ओके, को फैक्टर्स निकालने आता है आप लोग को, शिवानी शुभम? हाँ, को फैक्टर्स निकालने आता तो फिर कोई तकलीफ नहीं, फिर वैसे ही करना है हम लोग को, टेंशन नहीं है, जैसे एडजॉइंट मेथड करते हैं ना वैसे ही सेम। चलिए A11 की वैल्यू कितनी, -1, बराबर है, -1 ही आया ना सबको। A11 -1, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो भाई, चुपचाप नहीं बैठना है, फटाफट आंसर, लवकर लवकर। A12 कितना है, A12 कितना है? A12 -1, A12 ही -1 आ रहा है। ओके, A21 कितना है? A21 कितना है? आ रही हूँ काफी लेट। 2 है कि -2 है भैया? ये मैट्रिक्स है, 1 1 2 -1, अभी दूसरा ही चालू है। तो A21 हम लोग को फाइंड आउट करना, -2 है ना, A21 -2। ओके, A22 कितना है, A22 कितना है? A22 निकालिए, A22 1 है। ओके, A22 1 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बोलता है, ये बोलता है -1 -1 -2 और 1, बराबर, यही आया था ना, -1 -1 -2 और 1, बराबर। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट मतलब क्या कि फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम रहेगा, तो -1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब -2 और ये 1, बराबर। ट्रांसपोज निकालेंगे, एकदम सही। ठीक है, तो ये एडजॉइंट मिल गया हम लोग को।
अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा 1/-3 -1 -2 -1 और 1। तो माइनस साइन हम लोग अंदर ले लेते हैं, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 1 2 1 -1। बराबर। अच्छा, इन लोगों ने आंसर निकाल लिया है। A21 -2 आ रहा है शिवानी, A21 -2 रहेगा बेटा। बेटा वो स्मॉल A21 नहीं है, स्मॉल A21 नहीं है, को फैक्टर निकाल रहा है बेटा। वो स्मॉल एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, को फैक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स तो हम लोग को मिल गया। फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। यहां तक सब समझा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना मिला हम लोग को, 1/3 1 2 1 -1। और बी कितना मिला हम लोग को, 4 और 5। बराबर। अब क्या करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे वे, ठीक है। कल मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया था ना, बस वही मल्टीप्लीकेशन जो है हम लोग को यहाँ पे करना है। दो मैट्रिसेस को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 को फिलहाल बाहर ही रखना, 1/3 की कोई छेड़छाड़ नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिसेस को। यहाँ पे क्या देगा, एक्स इज इक्वल टू 1/3, तो 1 × 4 4, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, 1 1 1 2। एक मिनट, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है क्या, 2 5 10 आ रहा है ये तो। 1 4 4, ये 5 आ रहा है बेटा। 1 4 4 होगा तो 2 5 10 होना चाहिए फिर। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई को फैक्टर गलत मिला है क्या। हाँ, कोई तो को फैक्टर गलत बताया आप लोगों ने, मुझे लग रहा है A21 गलत है। अच्छा, कोई तो को फैक्टर गलत हुआ है फिर, मिस्टेक हुआ। अच्छा, A21 क्या है, को फैक्टर A21 में क्या था हमारे पास। अच्छा, विवेक ने बोला था, ओ ओके ओके ओके। एक मिनट, A21 -1 है, A22 कितना है। हाँ, शिवानी ही बोली थी। एक मिनट, हाँ, मैं इसको पहले जरा सही कर लेता हूँ इसको। ओके, सबसे पहले मुझे सिर्फ A11 की वैल्यू बताओ। सबसे पहले मुझे सिर्फ A11 की वैल्यू बताओ, सिर्फ A11 बस। सिर्फ A11 बताओ मुझे। A11 -1, ठीक है, ओके। अब A12 की वैल्यू बताओ मुझे, A12 की वैल्यू। बराबर, जोया जैसे लिख रही है ना वैसे लिख कर देता हूँ, A11 -1। अब A12 कितना, -2 है। ओके, ये -2 हो गया, ओके। अब A21 की वैल्यू कितनी है, ये -1 है, ओके। और A22 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अभी बराबर है, अभी को फैक्टर बराबर है, A22 1, ओके। अभी इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट कितना हो जाएगा इसका, कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब -1 -2, और ये -1 और ये 1 हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट रो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, तो यहीं पे मिस्टेक हो गया था हम लोग से। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन भी अंदर जाएगा ना, तो माइनस साइन जाएगा अंदर, तो ये 1 1 2, और ये -1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सही से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शिवानी और विवेक ने मुझे बोला था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया शायद ज्यादा, मेरी गलती हो गई थी सर। इधर 4 + 5 आ जाएगा हम लोग को इधर, और इधर 8 - 5 आ जाएगा, बराबर। तो 1/3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/3। अब 3 अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो एक्स कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 1 हो जाएगा। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, और ये क्या होगा, 3 और
1, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। बराबर? क्लियर? सबको समझा? हाँ, x इज 3 एंड y इज 1, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले। लास्ट स्टेप, ये वाला स्टेप विवेक। अच्छा, देखिए बेसिकली मैंने क्या कर दिया ना, 3 को अंदर डिवाइड कर दिया बेटा। 3 को मैंने डिवाइड किया तो 9/3 इज 3 एंड 3/3 इज 1। ठीक है, अब एक्स मैट्राइसिस हमेशा जो होता है ना, वो वेरिएबल का मैट्राइसिस होता है। वेरिएबल क्या क्या हमारे पास, एक्स और वाई। बेटा भाई इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस मतलब जो एक्स की जगह पे रहेगा वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, जो वाई की जगह पे रहेगा वो वाई की वैल्यू हो जाएगी। बस इतना ही है, इसीलिए तो बोलते हैं बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। हाँ, जो एडजॉइंट वाली मैंने ट्रिक बताई थी वो तुम लोग इधर डायरेक्ट डाल सकते हो, इनवर्स तुम लोग इसमें डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो अगर तुम लोग को चाहिए तो। वो 2/2 का जो मैंने कल सिखाया था वो ट्रिक तुम लोग डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज मेन मुद्दा है यहाँ पे हमारा एक्स फाइंड आउट करना। मेन मुद्दा हमारे यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट करना नहीं है। हाँ, अगर डिटर्मिनेंट अलग हो तो साइन चेंज रहता है शिवानी, बताता हूँ मैं। तो तीसरा वाला क्वेश्चन है कि 2x + 6y इज इक्वल टू 8 एंड x + 3y इज इक्वल टू 5। बराबर? तो इन्वर्जन मेथड क्या बोलता है? क्या बात कर रहे हो इसमें? अच्छा, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वाह, किस्मत अच्छी है भाई। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो आपको आगे सॉल्व ही नहीं करना है। वैसे तुम लोग टेंशन मत लो, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आने भी नहीं वाला। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अ, उसमें मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि वो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, कुछ भी कर लो ए इनवर्स से बोलो, ऐसा क्वेश्चन नहीं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अभी किसी को ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे कि सॉल्व द फॉलोइंग मेथड बाय रिडक्शन मेथड? रिडक्शन मेथड है क्या आप लोग को एग्जाम में, मतलब सिलेबस में है आपके? हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा तो आगे करना ही नहीं, रिडक्शन है ही नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे फिर आपको? वर्ड प्रॉब्लम्स है आपको? नहीं है, रेड्यूस है। हाँ, तो सॉल्व ही नहीं करना शिवानी अगर इनवर्स रहेगा। ओके, तब तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, रिड्यूस है, रिडक्शन वाला जो है रिड्यूस कर दिया है इन लोगों ने, रिडक्शन वाला जो है यहाँ पे इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। ओके, चलिए एमसीक्यूज ले ले, कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करें जो काम आएगा बोर्ड में। ओहो कार्तिक जी, क्या हाल चाल है? चलिए कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए जो है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स ओमिट है, रिड्यूस है ना समीक्षा। 1 2 3 4, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है 4a - 3 एंड बी। नहीं शिवानी, अलग से नहीं आएगा। देन वैल्यूज ऑफ, ओ इनाया न्यू आई है यहाँ पे, वेलकम इनाया, सब स्वागत करें भाई। और इनाया लेक्चर का टाइमिंग जो है 1 से 2 रहता है, ठीक है। ऑप्शंस आर ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इज ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4, ऑप्शन सी। अच्छा, एक मिनट जरा, तुम लोगों ने सॉल्व किए क्या पहले से ही एक एमसीक्यूज? ओ, प्रतीक भी यहाँ पे नहीं है। तुम लोगों ने एमसीक्यूज पहले से सॉल्व किए हैं क्या? अच्छा, आपकी ट्रिक काम आ गई, जो ट्रिक सिखाया तो वो काम आ गई। ये सही है, ये सही है, ऑप्शन है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन है, राइट है। हाँ, ये ट्रिक अगर किसी को याद रहेगी तो फटाफट हो जाएगा, 2 मिनट में काम बन जाएगा उससे। ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, तुम लोग ने कभी ये सुना है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स।
सही बात है, मेरी बिल्ली म्यूजियम में आऊं, नो सर। अच्छा, सीईटी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बराबर जो है राइट है। सीईटी में ना ये टॉपिक, यहाँ पे कितने लोग सीईटी देने वाले हैं? कशिश राइट आंसर, A-2 B1 है, सीईटी देने वाले हो। अच्छा, तो याद रखना इस चीज को लेकर के, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारे जो बोर्ड्स के बच्चे नहीं सुने हुए होते हैं इनको। तो क्या होता है ना कि अगर कोई बोला होता है कि ये ए मैट्रिक्स दिया, बोला कि फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है मालूम है? सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं ना, इनको ऐड करना होता है। हाँ, नहीं कुछ लोग इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो शिवानी, इसलिए मैंने पूछ लिया। सिर्फ जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना मैट्रिक्स के, उसको सिर्फ ऐड करना होता है। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 5। समझा आप लोग को? यहाँ पे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ना, वो 5 हो जाएगा। तो कभी अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया, बोला कि फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, तो याद रखना क्या करना है। बस ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना शिवानी, 1 और 4 डायगोनल एलिमेंट्स है ना, बराबर। तो 1 + 4 सिर्फ ऐड कर देना है, तो उनको हम लोग का आंसर आ जाएगा 5। अब जैसे कि मेरे पास 3 by 3 का मैट्रिक्स हो, कि यहाँ पे दिया हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपको ट्रेस बोल दिया फाइंड आउट करने की, तो ट्रेस के लिए आप क्या करोगे? वो भी डायगोनल एलिमेंट्स है। 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6, और ये 15 आंसर आ जाएगा। 15 इसका ट्रेस होगा। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन कोई कराता नहीं है जल्दी। लेकिन सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। और जिन लोग को 2 by 2 का नहीं मालूम है, तो 2 by 2 का मैं आप लोग को बताता हूँ कि 2 by 2 को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, एडजॉइंट कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है, जिनको मालूम है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज वो करो, तो आप लोग ये नहीं बोलना सर मालूम है। तो क्या करना है, इसको इंटरचेंज करने का। क्या करने का? इंटरचेंज। तो 1 और 4 को अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा? 4 और 1 बन जाएगा, बराबर। और इसकी सिर्फ साइन चेंज होती है, तो ये क्या बन जाएगा? -3 - 2। तभी तो देखो इसका आंसर कितनी जल्दी आ गया, A-2 हो गया और B1 हो गया। समझ में आया? तभी इसका आंसर कितनी जल्दी आ गया, कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा हम लोग को। ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ता, आपको को फैक्टर्स निकालना पड़ता और आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती। फिर आप को फैक्टर निकालते, फिर को फैक्टर का ट्रांसपोज लेते, तब जाके आपको एडजॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है फटाक से आंसर निकाल सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा हम लोग। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और हो सकता है बहुत सारे लोग को मालूम हो, लेकिन मैं, हाँ शिवानी, जल्दी तो होता ही है, बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग, अच्छा एक बार फिर से बताऊँ इनाया, देखिए ना, एक और चीज मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान देना। अभी फिलहाल ये इनाया के लिए है कि इनाया, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और फिर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करने बोले, तो याद रखना इसकी और इसकी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज करने के लिए। तो ये कितना होगा? 4 और 1। और इसकी सिर्फ साइन चेंज होती है, तो ये -3 - 2, ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट, बस इतने ही है। ठीक है, एडजॉइंट इतनी जल्दी हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, तो कभी अगर आपको आए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। और कभी अगर आप लोग को ऐसे बोर्ड्स में, अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो बोर्ड्स में, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग अपना आंसर ना ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज ये एकदम पक्का आंसर आता है इससे, तो आप लोग अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो, तो ऐसा कंफ्यूज मत रहना। अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी बहुत भारी तरीके से समझाने वाले, तो टेंशन मत लीजिए, मैं अभी करवाता हूँ पूरे की पूरी चीजें। ठीक है, अभी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 1 0 0 0 2 0, और ये हो जाएगा 0 1 3। अब कोई आपको इससे पूछे कि मुझे इसका इनवर्स पता करना है, इस मैट्रिक्स का, तो कैसे करोगे आप? हाँ, हाँ शिवानी, अभी मैं पूरा कच्चा चिट्टा खोल देता हूँ सीईटी का, टेंशन मत लो। हाँ? मैं पूरा भी कच्चा चिट्टा खोल दूंगा, टेंशन मत लो। मैं सब चीज सिखा दूंगा, टेंशन मत। अब बताओ इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? अच्छा, विवेक ने बोला पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर उससे काम करेंगे।
हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि सारे एलिमेंट, सॉरी ये भी जीरो है, ये भी जीरो, याद रखना कि सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, सिर्फ डायगोनल में नंबर दिया है, बराबर? सही बात है कि नहीं? सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, सिर्फ डायगोनल में नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे मैट्रिक्स का, हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, सिर्फ डायगोनल का रेसिप्रोकल हो जाता है, सिर्फ डायगोनल का रेसिप्रोकल हो जाता है, वन अपॉन वन वन होता है, ये जीरो जीरो, जीरो टू जो है वो वन अपॉन टू हो जाता है, जीरो जीरो थ्री जो है वन अपॉन थ्री, यही हमारा इनवर्स है, खत्म हो गया काम, इतना सा है। ठीक है, लेकिन ये किसके ऊपर काम करेगा, ये उसके ऊपर काम करेगा जब सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास हो, डायगोनल में सिर्फ दिया हो, बाकी सब जीरो। याद है कल मैंने कल कल या कल कल ब्रेकआउट सेशन हुआ था ना अपना, कि परसों हुआ था? ठीक है, एडजॉइंट निकाला तो थ्री बाई थ्री की भी ट्रिक है। तो परसों वाले ब्रेकआउट सेशन में एक क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्वेश्चन था कि जिसका इनवर्स फाइंड आउट करना था, सारे एलिमेंट जीरो थे, सिर्फ डायगोनल में नंबर था, याद है किसी को? सिर्फ डायगोनल में नंबर थे और बोला था ए इनवर्स फाइंड आउट करो। तो बस उसमें यही करना है हम लोग को, डायगोनल के नंबर को उल्टा कर देना है बस, बाकी और कुछ भी नहीं। बहुत सारे बच्चे लोग ने टाइम लगाया उसमें, तो मुझे एक्चुअली वो क्वेश्चन याद रह गया, तो मैंने बोला आप लोग को सिखा देता हूँ आप लोग को, ये बोर्ड्स के एमसीक्यूज में भी काम आ जाएगा, बिकॉज बोर्ड्स के एमसीक्यूज में आप लोग को पूरा सॉल्व तो करना है नहीं, बराबर ना? बोर्ड्स के एमसीक्यूज में आपको पूरा सॉल्व तो करके दिखाना नहीं है, तो आपका टाइम बच जाएगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहा है, कंटाल तो नहीं आ रहा है, पका तो नहीं रहा हूँ बहुत, ऐसा तो नहीं लग रहा सर पका रहे हैं? अच्छा, ठीक है। शुक्रिया कार्तिक। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, आप किसको किसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छा लगता है? थैंक यू शिवानी। एंजॉयमेंट हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छा लगता है? बड़ा ही मजेदार चैप्टर है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। नहीं आता? अरे अभी सिखा देंगे। ये है हमारा एक क्वाड्रेंट, अच्छा लगता है, चलो बहुत बढ़िया। ये हमारा एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। कभी तुम लोगों ने सुना है ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन फाइंड आउट करो किसी भी चीज का? बोलते हैं ना लोग, फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन, मैट्रिसेस कंप्लीट हो गए। फिर कभी तुम लोगों ने वो फाइंड आउट किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसके आप लोगों ने रूट्स निकाले होंगे, बराबर? है ना? सही बात है कि नहीं? तो इसमें आप लोग जब वैल्यूज निकालते हो, तो इसकी एक्स की वैल्यू जो भी निकलती हो, अच्छा शुक्रिया सलोनी। तो यहाँ पे जब आप एक्स की वैल्यूज निकालते हो तो आप लोग क्या बोलते हो कि ये एल्जेब्रिक सोल्यूशन है, बराबर? इसका मतलब क्या, कि अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो और उसका आप जो वैल्यूज निकालते हो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन बोलते होंगे, सही बात है कि नहीं? अगर ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है जो मैंने लिखा, तो मेरे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसका मतलब क्या, कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू निकलेगी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन कहलाएगी, बराबर? ये ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन कहलाएगी। अब लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पे क्या फंस रही है, मुद्दे की बात यहाँ पे ये फंस रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन भी जो है ना, ये दो टाइप के कहलाते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, और एक होता है जनरल सोल्यूशन। हालांकि मुझे मालूम है कि जनरल वाला पार्ट ओमिट है, ठीक है, हालांकि मुझे मालूम है जनरल वाला पार्ट ओमिट है, सिर्फ मैं आप लोग को एक बता रहा हूँ ऐसी, बिकॉज हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है इसी के ऊपर बेस्ड। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन और ये जनरल सोल्यूशन में एक्चुअली में फर्क क्या होता है, और इनको जानना किस तरीके से जरूरी है। ललित, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपने थोड़ा सा आज मिस कर दिया है। ओके, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल सोल्यूशन किसको बोलते हैं, कोई बता सकते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कृपया करके? प्रिंसिपल सोल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल सोल्यूशन? ओके, देखो, प्रिंसिपल सोल्यूशन उसको बोलते हैं जब थीटा की वैल्यू जो है
वो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में लाई करती है। मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू जो है ना, हमेशा 0 से लेकर 360 के बीच में ही लाई करेगी, उसके ऊपर नहीं जा सकती। हाँ, 2.3 तक ही है फैस टेट्रासाइक्लिन। तो याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें क्या हो गया, हाँ याद आया ना मिची वाली, आप लोग को याद है, बस थोड़ा रिवीजन की जरूरत है। आप लोग को याद है, मुझे मालूम है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन किसको बोलते हैं, जब थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 360 तक लाई करते हैं, तो उसके ऊपर नहीं आ सकती। और जनरल सोल्यूशन किसको बोलते हैं, कि जब थीटा की वैल्यू कोई भी ग्रेटर देन 2 पाई होना चाहिए। 360 के ऊपर जो है, वो जो भी वैल्यूज आती है थीटा की, सारी की सारी जो है वो जनरल सोल्यूशन में काउंट होती है। बराबर, वो किस में काउंट होती है, वो जनरल सोल्यूशन में काउंट होती है। क्लियर है। अच्छा, अब ये चीज हो गई, यहां तक आपको समझ में आ गया ना, कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है। ओके, चलिए अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ा आगे बढ़ के भी देख लेते हैं। ओके, चलो यहाँ पे ये भी ले लेते हैं हम लोग, कि हम लोग को मालूम है ये कितना है, ये 0 है, ये पाई है, और ये 2 पाई। हाँ चलो, फिर इसकी पिटाई होने की। ओके, तो ये पाई है और ये 2 पाई है। बराबर, सब लोग मानते हैं इस चीज को, कि ये पाई होता है और ये 2 पाई होता है, सही है ना। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, जो पोर्शन में रिड्यूस हो गया, और चैप्टर वाइज पोस्ट कीजिए ना प्लीज। ओके, मैं नया पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है, कि जब प्रिंसिपल सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन को हम लोग पाई/2 के मल्टीपल में क्यों नहीं लेते। मतलब हम लोग बेसिकली कैसे इसको डिनोट करते हैं, कि ये पाई माइनस थीटा है, ये पाई प्लस थीटा है, बराबर, और ये 2 पाई माइनस थीटा है, बराबर, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना हम लोग। हाँ, प्रिंसिपल की वैल्यू फयाज जो है 0 से 360 के बीच में लाई करती है। ओके, आशीष कह रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम डिलीटेड नहीं है, एक बार मैं उसको कंफर्म कर लेता हूँ। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं इसको, हम लोग इसको पाई/2 के मल्टीपल में क्यों नहीं लिखते। मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि मैंने इसको पाई/2 प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा। सही बात है, क्वेश्चन पूछना भी चाहिए, और ये तो 3 पाई/2, ये भी पाई/2 का मल्टीपल है। बिकॉज याद रखना, कि जब भी पाई/2 का मल्टीपल आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अपना रंग रूप बदल देते हैं। मतलब पाई/2 होगा तो साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टैन कॉट बन जाएगा, कॉट टैन बन जाएगा। बराबर, हाँ चेंज होता है, एकदम सही कहा समीक्षा। और जब पाई का मल्टीपल रहता है, तो साइन कॉस जो है वो अपने ही रंग रूप में रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। मतलब साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टैन टैन रहता है, कॉट कॉट रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पाई के मल्टीपल में ही रखते हैं। पाई/2 के मल्टीपल से वो चेंज होता है, याद रखना इस चीज को लेकर के। अच्छा, अब बहुत सारे लोग को एक और चीज को लेकर के डाउट है, कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा। हम वो तो, मैं जो आप लोग बोल रहे हो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कुछ लोग बोले, कुछ लोग कॉस थीटा बोले, तो मैंने कॉस थीटा लिख दिया। कॉस थीटा रॉन्ग है, कुछ लोग बोल रहे हैं कॉस थीटा रॉन्ग होता है। ओके, तो साइन थीटा। ओके, जरा बोली माइनस कॉस, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, माइनस साइन थीटा क्यों नहीं हुआ। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं पता। ओके, अच्छा ये बताओ, बराबर समीक्षा एकदम सही, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? अगर आप लोग देखोगे, समीक्षा का एकदम सही है, पाई माइनस ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना बेटा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा है। समझ रहे हो, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा आया, माइनस साइन थीटा नहीं आया। ठीक है, अगर मैं यही करता कि साइन पाई प्लस थीटा, कोई बात नहीं शिवानी, कोई नहीं, भूल गए तो कोई बात नहीं, याद दिलाने के लिए बैठा हूँ, यहाँ पे गलत करोगे तो ही मजा आएगा ना। साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या, माइनस साइन थीटा, एकदम सही। बिकॉज अभी ये क्या होगा, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, करेक्ट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा। क्लियर है सबको।
हाँ हाँ, इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ना, इसलिए बेसिक से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग अगर कोई लोग भूल भी गए तो भी टेंशन नहीं है। अच्छा, अगर कोई बोलता है कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, चलिए बताइए। ये सब बेसिक याद करना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छा, एकदम सही, चलो नहीं। समीक्षा ने बोला कॉस थीटा, शिवानी ने बोला कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा। अच्छा, साइन 90 माइनस प्लस थीटा कॉस है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फिर? ये भी कॉस थीटा होता है, दोनों ही कॉस थीटा हो रहा है। अच्छा, दोनों ही कॉस थीटा है ना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, कोई तकलीफ तो नहीं है? इदरीस देखो, ये सेकंड हम लोग को साइन देखना है, जिसमें कन्वर्ट करें ना उसको नहीं देखना है, जो फॉर्मूला है ना हम लोग को वही देखना है इदरीस। मुझे यही जानना था, बिकॉज बहुत सारे लोग माइनस कॉस थीटा बोल देते हैं इसको। बहुत सारे लोग माइनस कॉस थीटा बोलते हैं, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में बोलते हैं कॉस थीटा नेगेटिव है। हम लोग को जिसमें कन्वर्ट हो रहा है ना वो नहीं देखना है, जिसमें है हम लोग को वो देखना है फिलहाल के। समझ में आ रहा है, साइन पॉजिटिव ही होता है ना, साइन तो पॉजिटिव ही है। हाँ, समझ में आ रहा है, तो इस चीज का जरा आप लोग ध्यान रखना। हाँ, इसलिए मैं ये चीज ले रहा हूँ, ताकि आप लोग की चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाए। ओके, चलिए एक दो और ले लेते हैं। हाँ, वो लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए तो मैं आप लोग को हर एक चीज छोटी छोटी ले रहा हूँ, ताकि आपका जो सारा कंफ्यूजन है ना वो एकदम हटा दूंगा, गायब कर दूं। अब ये 3 पाई बाई 2 है, बराबर। अब मान लो कि इसको मैं लिखता हूँ साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो बताइए ये क्या बनेगा? साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। पहले तो ये डिसाइड करो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, बराबर। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और पाई बाई 2 है मतलब वो चेंज होगा, तो मतलब ये माइनस कॉस थीटा। हाँ, बराबर। समझा सबको? अगर ऐसे हो जाए कि साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है? हाँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। तो इधर क्या आएगा? साइन क्या होती है? चौथे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? साइन तो नेगेटिव होता है ना। हाँ, तो ये नेगेटिव कॉस थीटा ही आएगा, बिकॉज 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग को याद रखना है कि पाई बाई 2 पे नेगेटिव आता है। नेगेटिव इसलिए रही बिकॉज 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का फोर्थ क्वाड्रेंट ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। एक और एग्जांपल बेटा, सारे तो मैंने पाई के मल्टीपल के एग्जांपल ले ही लिए हैं ऐसे मैंने। अच्छा, ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई बेसिकली, कि हम लोग किस तरीके से सबके बेसिक क्लियर हो गए। हाँ, इसीलिए मैंने जोया माइनस में लिया था उसको। ओके, सबके बेसिक क्लियर हो गए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, अब जरा यहाँ पे कोई चीजों पे। अच्छा, किसी को पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में मालूम है? पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन के बारे में। अच्छा, कुछ लोग को मालूम है, कुछ लोग को नहीं मालूम है। सुना सुना है। Okay. चलो मान लो कि मेरे पास ये एक क्वाड्रेंट है, और मेरे पास एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को बेसिकली आप लोग रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? एक्स और वाई का ही इस्तेमाल करते हो ना। अगर मुझे इस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो मुझे अगर इसका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मालूम है, तो मैं इस ग्राफ को आसानी से प्लॉट कर सकता हूँ, बराबर। तो चलिए, ये मैंने कर दिया इसको प्लॉट।
ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको मैं आर कंसिडर कर लेता हूँ। ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है इसको आर मान लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है हमारा। ठीक है, तो देखो यहां से फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, और कार्टेशियन को हम लोग बराबर जोया, कार्टेशियन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोलार को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर कॉमा थीटा से। बराबर। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि कार्टेशियन टू पोलार और पोलार टू कार्टेशियन हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। बराबर, तो यहां से हम लोग को एक चीज तो मिल गई। तो क्या अगर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू नोन होगी तो क्या मैं आर फाइंड आउट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ? सही बात है कि नहीं? आर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आर हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा बनाता है, यहाँ पे क्या बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। तो क्या मैं tan थीटा का इस्तेमाल कर सकता हूँ? tan थीटा क्या बोलता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट y अपॉन x। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। इसीलिए थीटा का फॉर्मूला जो है वो tan के फॉर्म में आता है। ठीक है, इसलिए थीटा का जो फॉर्मूला है वो tan के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो अगर x और y नोन है तो इस तरीके से हम लोग r फाइंड आउट कर लेंगे, और इस तरीके से हम लोग थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। सबको क्लियर है? तो कार्टेशियन से पोलार में कैसे कन्वर्ट होगा, सबको क्लियर हो गया कि अगर कार्टेशियन दिया रहेगा तो पोलार में कैसे कन्वर्ट होगा? ठीक है, लेकिन अगर पोलार दिया हो, मतलब आर और थीटा गिवन हो, तो एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी एक समस्या बन गई है ना, एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो थीटा है हमारे पास, तो चलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला डालते हैं। एकदम सही, कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बराबर, तो ये एक्स अपॉन आर हो जाएगा। तो क्या मैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख सकता हूं? बराबर, देखो सब मैं आपको डायग्राम से ही बना रहा हूँ, सब चीज मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ। ठीक है, फिर साइन थीटा अगर लेते तो क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देखो आर और थीटा अगर हमारे पास नोन रहेगा तो हम लोग एक्स और वाई निकाल सकते हैं आराम से। एक बार रिपीट, देखिए यहाँ पे मैंने क्या है रियो, कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला डाला है, मतलब थीटा है यहाँ पे, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला डाला। कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बिकॉज ये हाइपोटेन्यूस एक्स अपॉन आर हो गया। तो आर उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया। फिर यहीं पे मैंने साइन का फॉर्मूला डाल दिया, साइन का ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वाई अपॉन आर, आर उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके रियो, मैथमेटिकल लॉजिक के लॉज, अच्छा पूरा इस तरीके से, मतलब बेसिक से समझाने बोल रहे, ऐसे मैं इसको समझा रहा हूँ। अच्छा, अब अब अगर कोई यहाँ पे बोल दे, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, वो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। नहीं, एक बार साइन का निकालना है, एक बार कॉस का निकालना है ना, एक बार एडजेसेंट से निकल जाएगा और साइन ऑपोजिट से निकल जाएगा। ठीक है, बिकॉज फॉर्मूला डालना है ना हमको। अच्छा, मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, कि वाई इज कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्यों नहीं है? हाँ, क्यों होता है, मतलब कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्यों है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्यों नहीं है? एकदम सही पूछने वाली बात है ना ये, प्रूफ है उसका। नहीं, मुझे इतना एकदम लेम, मतलब एकदम ऊपर ऊपर से होता है, मैं भी आपको ऊपर ऊपर से सिखाने वाला हूँ। ये तो बिकॉज हमारा मेट्राइसिस का ही लेक्चर था, इसलिए हमारे पास टाइम है यहाँ पे थोड़ा लेने के लिए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री तो मैं कल से शुरू करने वाला था, लेकिन आज मेट्राइसिस जल्दी हो गया, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग के बेसिक क्लियर कर दूं। आप लोग को अच्छा लग रहा है ना बेसिक क्लियर कर रहा हूँ तो, कि मेरा कौन से कॉस होता है। ओके, अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ, कि ये क्या है हमारे पास, ये मेरे पास एक तरीके से एक फोर्स है, ये एक तरीके से क्या है, हमारे पास फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड आर है। हाँ या ना, सही बात है कि नहीं? फिजिक्स पढ़ा है ना आप लोगों ने? ठीक है, अच्छा, अब इस फोर्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे, अब इस फोर्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे और ऐसे। बराबर,
अब इस फोर्स को रिजोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे और ऐसे रिजोल्व करते हैं। सबको फोर्स रिजोल्व करने आता है ना, फोर्स रिजोल्व करने में तो कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये जो था, ये जो हमारे पास फोर्स था, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है वो 30 डिग्री बन रहा है, और ये फोर्स है ना 10 किलोन्यूटन का मान लो, बिकॉज इसका आर मुझे मालूम नहीं, तो मैंने आर फॉर एग्जाम्पल 10 किलोन्यूटन लिया, एक बात बोल रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो कितना एंगल है, वो 30 डिग्री। सही बात है। तो हम लोग हमेशा क्या कंसिडर करते हैं कि जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या लेते हैं, उसको हम लोग कॉस लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग उसको, कॉस लेते हैं। और जो एंगल बाकी रह जाता है, बिकॉज ये एंगल अभी भी बाकी है, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है हमारा, 60 डिग्री। अच्छा, समीक्षा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली, शिवानी मैं आपके पॉइंट पे भी आता हूँ। समीक्षा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉस। अच्छा चलो समीक्षा, मैं यहाँ पे सिचुएशन चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पे 30 डिग्री है। अब अब एक सबसे बड़ा सवाल है, अब क्या पे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोल देंगे, यहाँ पे तो फिर साइन करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है सब चीजों को लेकर के। हमेशा याद रखना कि एक स्टैंडर्ड रूल याद रखो, ये जो आपको क्लास 11 में समझाया गया है ना, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर, एकदम आशीष ने एकदम सही बात की यहाँ पे, कि क्लास 11 में आपको समझाया गया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होता है, वर्टिकल साइन होता है। ये चीज को ना 100% सही मान के मत चलो, मतलब सही है लेकिन किस हद तक सही वो समझो। आशीष ने क्या बोला, बहुत अच्छी बात बोली है कि जहां पे थीटा होता है वहीं पे कॉस कंसिडर करो, बाकी जो बचा हुआ है वो साइन है। ठीक है, बिकॉज अभी जस्ट हम लोगों ने खुद ही पढ़ा ना कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, पढ़ा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अभी हम लोगों ने खुद ही पढ़ा नहीं वाला फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। इसका मतलब क्या, कि अगर मैंने बोला कि कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वर्टिकल के साथ कितना बनाएगा, 60 बनाएगा, और जो बचेगा वो साइन बचेगा, बिकॉज थीटा कॉस का है। तो जो बाकी 90 से माइनस करके बचेगा वो क्या बचेगा, वो तो साइन बचेगा ना। मतलब इधर जो है वो साइन आएगा, और इधर की जो हो जाएगा वो कॉस हो जाएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कॉस का जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, बिकॉज वो हमेशा क्या होता है, जहां पे एक्सिस का एंगल बन रहा है, इसीलिए कॉस जो है हमेशा एडजेसेंट होता है और साइन हमेशा ऑपोजिट होता है। इसीलिए साइन हमेशा ऑपोजिट होता है, बिकॉज 90 से माइनस करके जो एंगल बचता है वो साइन का बचता है, बराबर। 90 से माइनस करने के बाद जो एंगल बचता है वो साइन का बचता है, इसलिए साइन हमेशा ऑपोजिट जाता है और कॉस हमेशा एडजेसेंट रहता है। बिकॉज जिस भी एक्सिस का एंगल बन रहा है वो कॉस बन जाता है, तो कॉस का बाजू वाला ही फाइंड करना पड़ेगा ना हम लोग को, इसलिए कॉस एडजेसेंट हो गया, बचा हुआ साइन हो गया। याद रखना। वैसे ये चीज तो मुझे लगता है कि आपकी फिजिक्स में क्लियर होनी चाहिए, ये चीज जो है आपको जो फिजिक्स के लेक्चर होते हैं उसमें क्लियर होने चाहिए, तो काफी हद तक लॉज मैंने शिवानी उसमें समझ बताए थे, शायद आप उस लेक्चर में नहीं थे मुझे लग रहा है शिवानी, लेकिन मैं फिर से एक बार ले लेंगे इसको। अभी टाइम भी हमारे पास 2-3 मिनट ही बाकी है, लेकिन मैं उसको जल्दी करवाऊँ। अच्छा, ये चीजें हो गई। अब जरा हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत शुरुआत करेंगे यहाँ पे, और जरा एक्सरसाइज 3.1 लेते हैं। हाँ, रिवाइज करके होगा, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा फिर से लॉस, टेंशन मत लो आप लोग, मैं आप लोग के लिए रखूंगा वो सारी चीजें। तो उसका आप लोग बिल्कुल भी घबराओ मत, बिल्कुल भी टेंशन मत। ओके, ये सारे फॉर्मूले आप लोग को मालूम है ना प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए, कि भाई हमारे पास जो है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे दिया हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, और अगर मुझे कोई इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने बोले तो कैसे निकाल सकते हैं, कोई बताएगा। तो बताएगा इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। cos थीटा हाफ है, बराबर। तो इस cos हाफ कब होता है, जब cos पाई/3 होता है, बराबर। अच्छा, बट वर्ड प्रॉब्लम डिलीटेड नहीं है, ओके। तो हम लोग हाफ को क्या लिख सकते हैं, cos पाई/3 लिख सकते हैं, हाँ या ना, सिर्फ इतना बोलो। तो क्या फिर हम लोग जो है
वो हाफ को cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब लेकिन जो यहाँ पे जो वैल्यू है बेटा, cos 60 इज हाफ होता है ना फयाज, 60 मतलब क्या, पाई बाई 3, cos 60 हाफ होता है, तो समझ लो मैंने हाफ की जगह पे cos 60 लिख दिया, एंड 60 इज नथिंग बट पाई बाई 3। ठीक है, ओके। अब लेकिन हम लोग को ये देखना है कि cos की वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव में आ रही है, बराबर, पॉजिटिव में आ रही है। अब ये देखो cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, बराबर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, चलो ये 60 तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज 60 डिग्री फर्स्ट में लाई करता है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग को 2 पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, cos 2 पाई माइनस थीटा कितना मिला, पाई बाई 3। तो इधर क्या हो जाएगा, 3 टू 6, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 3। तो मतलब क्या, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या निकला, सोल्यूशन क्या निकलेंगे हमारे पास, पाई बाई 3 है एंड थीटा इज 5 पाई बाई 3। सबको समझा ये चीज, सबको समझ में आई ये चीज, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ, ओके। और अगर आप लोग देखोगे भी, तो ये पाई बाई 3 की वैल्यू जो है 360 के बीच में लाई कर रही है, 0 से 360, और 5 पाई बाई 3 भी 0 से 360 के बीच में। हाँ, दो वैल्यू आशीष निकलेगी। ठीक है, बिकॉज हम लोग को देखना पड़ेगा ना कि कॉस्ट तो दोनों जगह पॉजिटिव हो सकता है, और यहाँ पे हम लोग के पास कोई इंटरवल दिया हुआ नहीं है आशीष। तो जो जो इंटरवल पे कॉस्ट पॉजिटिव होता है वो इंटरवल के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है और फोर्थ में को होता है। तो फर्स्ट के लिए तो चाहे चाहे चलो 60 वाली सेटिस्फाई कर रही है, यही प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है, यही प्रिंसिपल सोल्यूशन है हमारा। सबको समझा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम है। हाँ, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव कहाँ कहाँ रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैट्राइसिस का साइड शायद से वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं देख लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ वर्ड प्रॉब्लम है कि नहीं। अभी सब याद आ रहा है धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, क्वाड्रेंट डिसाइड्स द साइन, बिल्कुल सही शिवानी। तो मैं चेक करके एक बार कर कंफर्म करके आपको बताता हूँ कि वो वर्ड प्रॉब्लम है कि नहीं। हाँ, अच्छा, ओके। चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग, और टाइमिंग याद रखना, 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक, कृपया करके टाइम याद रखना, वो ना भूलना। ओके, ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।